Welcome back guys. Let's try to complete this tutorial sheet 3 okay in this video. अगर नहीं हो पाता तो there will be one more video, ठीक है, जिसमें बस कंप्लीट कर देंगे इस ट्यूटोरियल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस बी। तो हमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। इलिप्सॉइड देखते हैं पहले तो क्या होता है। तो इलिप्सॉइड होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड इज जनरली कैसे लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ellipsoid with semi major axis as a and semi minor axis as b। तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनर एक्सिस हमारे पास b है तो b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज आवर एलिप्सॉइड, ओके। अब हमें लिखना है क्वाड्रोपोल मोमेंट। सो क्वाड्रोपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला देखो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, quadrupole moment of uniformly charged sphere किसके इक्वल होता है, Q से हम डिनोट करते हैं। अगर हम Z कंपोनेंट लिखे ना इसका क्वाड्रोपोल मोमेंट का, तो वो इक्वल होता है इंटीग्रल डी क्यू आर वॉल्यूम एलिमेंट एंड आपका चार्ज डेंसिटी स्फीयर का टाइम्स आर स्क्वायर माइनस सॉरी 3z स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में हम लिखते हैं 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, वेयर योर z किसके इक्वल, सॉरी r किसके इक्वल होता है, r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे r इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखोगे तो q कितना आ जाएगा, इंटीग्रल डी क्यूब आर रो आर, तो ये बनेगा 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसे चेंज करना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपका वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखोगे आप, डी क्यूब आर। अब बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखोगे, वॉल्यूम एलिमेंट मीन्स डी क्यूब आर, मतलब dx dy dz। इसको जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हो तो s ds d थीटा एंड dz, ठीक है आपके पास। तो ये वैल्यू आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है एंड s की जो लिमिट्स होंगी, सो लिमिट ऑफ s विल बी फ्रॉम s इज इक्वल्स टू 0 टू s इज इक्वल्स टू b टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ से आपको s की लिमिट्स आ जाएंगी। तो आपको आपका जो इंटीग्रेशन है ये q, ये कैसे लिखा जाएगा फिर, q इज सिंपली रिटन एज 2 पाई रो, इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे आप, सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे dz का अलग से, ds का आप करोगे तो 2z स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा s स्क्वायर एंड बाहर एक s। तो ये 2 पाई कहाँ से आया, जब आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, डी थीटा का, ठीक है। तो डी थीटा का करोगे तो 0 टू 2 पाई होता था, यहाँ से 2 पाई की एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। जब आप पूरे इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैं एंड में जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यू विल गेट योर q एज, ये काफ़ी लंबी सी इसकी इंटीग्रेशन की डेरिवेशन है तो मैं उस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ अभी,
अब प्रैक्टिस के लिए कर लेना लेकिन याद से, ठीक है। सो 4 पाई रो ए बी स्क्वायर, सो 4 पाई रो ए बी स्क्वायर टाइम्स 2a स्क्वायर अपॉन 15 माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 15, ठीक है। 2a स्क्वायर अपॉन 15 एंड 2b स्क्वायर अपॉन 15। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी को आप वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास स्फीयर का, सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब, या 4/3 पाई, इलिप्सॉइड है तो इलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर ये आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सो इट बिकम्स 3 टाइम्स वी पी multiply by 2 upon 15, not Vp, this is V rho, volume times density, V rho into 2 upon 15 a square minus b square। तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 अपॉन 5, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा सिर्फ, 2 अपॉन 5 z a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया क्वाड्रोपोल मूवमेंट फॉर इलिप्सॉइड, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आपको गिवन थी, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं इस क्वेश्चन का। कंसिडर अ डिफॉर्म न्यूक्लियस विच इज एन इलिप्सॉइड इन शेप, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस इज 10% longer than the short axis. Estimate the quadrupole moment for ZR 4090. If we compute the electric potential at the first Bohr radius, what accuracy you can expect if you treat the same nucleus as point charge? चलो ये तो accuracy तो बाद में देखते हैं, पहले इसका quadrupole moment निकालते हैं। For this condition कि जो long axis है, long axis हमने क्या assume की थी, assume क्या given थी हमें, major axis means A is 10% longer than B। इसका मतलब क्या है, what does it mean कि R A is B plus 10% longer, so 10% of B which is 1.1 B, ठीक है। ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड हमें पता है कितना होता है, 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है। अच्छा देखो, जब आप न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानो या उसको एलिप्सॉइड मानो, इलिप्सॉइड कैसी शेप होती है, आपने इलिप्स देखा है, मैं बताता हूँ। इलिप्सॉइड होता है बेसिकली, आपने इलिप्स देखा है, इलिप्स, इलिप्स के अंदर आपकी ए एंड बी, यहाँ पर भी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस होती है। अगर इलिप्स को आप 3 डायमेंशनली एज्यूम करो तो उसी को हम इलिप्सॉइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी न्यूक्लियस की वॉल्यूम सेम रहती है, चाहे उसे स्फेरिकली शेप में मानो या आप इलिप्सॉइड फॉर्म में मानो, तो उसकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो स्फेरिकल के केस में अगर हम अपने न्यूक्लियस को स्फेरिकल माने, सो ये कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर और आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप बी कैलकुलेट कर लो, बी कितना आएगा, आर अपॉन 1/ए को आप पुट करोगे 1/बी, तो 1.1 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। ए को 1.1 पुट करो तो बी क्यूब हो जाएगा, एंड 1.1 को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है।
सो अब हमारे पास एक रिलेशन होता है न्यूक्लियस के लिए। अगर हमें z नंबर पता है, a नंबर पता है, तो हम रेडियस कैसे निकालते थे, r0 a पावर 1/3। तो 1.2 फेम्टोमीटर, r0 की वैल्यू होती है, a की वैल्यू 90, 1/3। तो यहाँ से r कितना आएगा हमारे पास, 5.37 फेम्टोमीटर। तो अगर हमारे पास r की वैल्यू है, तो अगर मैं इस r की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो योर b विल बी इक्वल टू 5.20 फेम्टोमीटर, ठीक है। एंड इस रिलेशन से a इज 1.1 टाइम्स b, a की वैल्यू कितनी आएगी, 5.72 femtometer. Once you got the values of a and b, now you can substitute in the formula of quadrupole moment. ये जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है ना, यहाँ पर a और b की जस्ट हमें वैल्यूज चाहिए थी। a b की हमने कैसे वैल्यूज निकाली, वॉल्यूम को इक्वेट किया किसकी, स्फीयर की एंड इलिप्सॉइड की। वहां से हमें r a b के बीच में रिलेशन आया, r हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, r is r0 a power 1/3. So once we get a and b, put this value in this above equation and you get your quadrupole moment as, quadrupole moment will be now 2/5 z हमारे पास कितना था, 40, एंड अंदर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5.72 स्क्वायर माइनस 5.20 स्क्वायर। सो q की वैल्यू आएगी आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 16 टाइम्स, इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90.85 एंड स्क्वायर आएगी, फेम्टोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वाड्रोपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। सो द क्वाड्रोपोल मोमेंट इज अराउंड 90.85। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्यूरेसी। उसने कुछ एक्यूरेसी करके पूछा था ना, estimate quadrupole moment. If we compute the electric potential at the first Bohr radius, what accuracy you can expect if you treat the same nucleus as a point charge? तो देखो, जब आप न्यूक्लियस को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करोगे तो आपके पास पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल when the nucleus behaves as a point charge particle, तो अब पोटेंशियल का अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिकॉल करोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, लेट्स से मैं इसको Vm से डिनोट करता हूँ, पोटेंशियल when the nucleus behaves as a point charge. So Vq is simply 1/4 pi epsilon naught, and किसके इक्वल होता था ये, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R. R means simply R, ठीक है। This is for point nucleus, ठीक है। बट आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल मूवमेंट, अब इस क्वाड्रोपोल मूवमेंट के का भी एक अपना पोटेंशियल होता है, सो उसको हम डिनोट करेंगे VQ से, ठीक है। सो VQ इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब। ये पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और दिस इज पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रोपोल मूवमेंट। सो एक्यूरेसी के लिए इन दोनों का रेशो, अगर आप इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करोगे, सो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, R से ये कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लिखूं तो VQ डिवाइड बाय VM विल बी Q अपॉन ZE R स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे Q की वैल्यू पता है, कैपिटल Q इज क्वाड्रोपोल मोमेंट। सो क्वाड्रोपोल मोमेंट मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही लिखा है 90.85
z की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, E is charge of electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम टाइम्स R कितना है मेरे पास 5.29 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 एंड R स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जब आप ये रेशियो कैलकुलेट करते हो सो इट कम्स आउट टू बी 8.1 इंटू 10 raised to power minus 10. So the accuracy of treating nucleus as a point charge at the Bohr radius is considerable. ये वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, एक्यूरेसी की। So this was question number 3. Now let's move on to question number 4. So calculate the electrostatic energy of a charge capital Q distributed uniformly throughout a nucleus. कैपिटल चार्ज Q को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने न्यूक्लियस पर, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हो? हम क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में विद अ स्मॉल रेडियस dr एंड अ स्मॉल चार्ज dq। सो उस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, सो लेट मी राइट, electrostatic energy due to sphere of radius dr and charge dq। हम ऐसे ही करते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम एक यूनिट चार्ज और यूनिट रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे, which will be denoted by dE. So dE is given as kq by r times dq, ठीक है, kq by r times dq। so ये किसके इक्वल होगा, k by r। अब आपको चार्ज लिखना है, चार्ज यहाँ पर q, यहाँ पर ध्यान रखना चार्ज है, पिछले क्वेश्चन में q क्वाड्रोपोल मूवमेंट था, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन द नोटेशन। सो चार्ज कैसे लिखोगे, चार्ज डेंसिटी रो टाइम्स द वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। एंड यूनिट एलिमेंट कैसे लिखोगे चार्ज का, 4 पाई रो r स्क्वायर dr, ठीक। सो आपके पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू k by 3 4 पाई रो स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई 2 बार है, रो 2 टाइम्स है तो रो मैंने ब्रैकेट में रो स्क्वायर लिख दिया, एंड r क्यूब r2 तो r की पावर 5 एंड एक डिनोमिनेटर में है तो r4 बचेगा, सो r4 dr, ठीक। सो द टोटल एनर्जी required to put together a sphere of radius r having charge capital Q will be, now once we have calculated due to small dr and small dq, now the total energy, let me write, will be the integration of dE, ठीक है। so the total energy, or you can say the total electrostatic energy, total electrostatic energy required to put together a sphere of radius capital R, a sphere of radius capital R having charge capital Q,
having charge capital Q will be given by, let's denote it by capital E, will be the integration of dE. So integration of dE means जो constant term है इसको बाहर लिख लो पहले. So K by 3 4 pi rho square. इंटीग्रेशन किसका होगा? r की पावर 4 का. r की पावर 4 टाइम्स dr. r की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? कैपिटल R पावर 5 अपॉन 5. सो दिस इज, एंड नीचे 5 एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट बिकम्स 15 4 पाई रो स्क्वायर इंटू कैपिटल R की पावर 5. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है. आपके पास E कितना आएगा? E विल बी 3K by 5R 4 pi R cube into rho डिवाइड बाय 3. यानी चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लिखते हैं, ठीक है, एंड इस क्वांटिटी का स्क्वायर. सो E इज सिंपली इक्वल टू 3K by 5R कैपिटल Q स्क्वायर, दिस इज Q, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी इज चार्ज Q स्क्वायर. एंड इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर K की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो तो आप इसको लिख सकते हो 3Q स्क्वायर डिवाइड बाय 5R, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3/5 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, ऐसे भी लिख सकते हो. जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई. नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी. इट इज गिवन दैट सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर मिरर न्यूक्लियाई. मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सचेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के अंदर हमारे पास 14 प्रोटॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास 14 न्यूट्रॉन्स होंगे. सिलिकॉन के अंदर अगर 13 प्रोटॉन्स है तो यहाँ पर 13 न्यूट्रॉन्स होंगे, वाइस वर्सा, ठीक है. आर मिरर न्यूक्लियाई एंड द ग्राउंड स्टेट आर सेम फॉर बोथ न्यूक्लियाई. इफ देयर मास डिफरेंस इज 6 MeV देन एस्टिमेट द रेडियस. अगर इन दोनों का मास डिफरेंस दे रखा है हमें, देन वी हैव टू एस्टिमेट द रेडियस. द रेडियस, मिरर न्यूक्लियाई की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि इनकी रेडियस सेम होती है, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर न्यूक्लियाई. तो कैसे करेंगे देखो. So let's write 4B. So for silicon 1427 and aluminium 1327. तो इन दोनों के लिए क्या होगा देखो, इनका जो मास डिफरेंस है वो हमें गिवन है. सो mass difference is given which is 6 MeV divided by c square. So the Coulombic interaction is given as, देखो electrostatic energy due to a sphere containing this mass. अब इन दोनों का जो मास डिफरेंस है ना, हम इमेजिन करते हैं कि वो एक स्फीयर के अंदर है. सो इस स्फीयर के कारण जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है हम वो लिख रहे हैं, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा EC. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू स्फीयर containing this mass difference, so let's denote it by delta EC. so delta EC किसके इक्वल होगा?
3/5 अभी जो हमने फॉर्मूला ऊपर ड्राइव किया है, यहाँ पर क्या आता है z, सो z विल बी सिंपली डेल्टा z ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सो डेल्टा z स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, यही फॉर्मूला भी हमने ऊपर ड्राइव किया, ठीक है। r आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, वही सेम फॉर्मूला यूज करके r0 a 1/3, ठीक है। सो डेल्टा ई सी विल बी सिंपली डिफरेंस, तो डेल्टा z को मैं एक्सपेंड करता हूँ, डेल्टा ई सी इज 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, डेल्टा z स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा z मीन्स 14 ऑफ फॉर सिलिकॉन एंड माइनस 13 फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। बेसिकली डेल्टा z इज द चार्ज डिफरेंस, तो चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स के कारण होता है ना, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। सो यहाँ से r देखो कितना आएगा, मैं इस यहाँ से r सेपरेट करता हूँ, ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। यही तो हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा था, r तो हमें कैलकुलेट करना है ना। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें सब चीज़ें पता है, जैसे डेल्टा ई सी पता है 6 MeV, डेल्टा z हाई हो गया 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई, तो r यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r कितना आएगा देखो, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया यहाँ से r को, तो ये आएगा 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा ई, एंड न्यूमरेटर में आपके पास ये है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 196 माइनस 169, तो ये आपके पास आएगा 27, ठीक है। सो जब सारी वैल्यूज आप पुट करते हो, जैसे 3/5 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर टाइम्स 27 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि इसको आप याद रख सकते हो कि 1, या फिर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद रख लो, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1.44 MeV। जहाँ पर भी आए यूज कर लिया करो, तो इसको डायरेक्टली ये लिखो 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू में लिख रहा हूँ 1.44 MeV इंटू 27 एंड डेल्टा ई सी की वैल्यू 6। सो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो R की वैल्यू यहाँ से आती है R इज इक्वल टू 3.82 फेम्टोमीटर, एंड जनरली हमारी जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है ना, वो फेम्टोमीटर्स की रेंज में होती है। सो बेसिकली उसी रेंज में आ रही है, ठीक है, फेम्टोमीटर। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अब आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो, R इज R0 a पावर 1/3, यू हैव कैलकुलेटेड R, ठीक है। ए की वैल्यू आपको पता है बोथ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के लिए, आप R0 को कंफर्म कर सकते हो, चेक करोगे यहाँ पे R0 को जब आप कैलकुलेट करोगे ना, R अपॉन a पावर 1/3, सो इट शुड कम आउट टू बी बिकॉज ये एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, एंड इस केस में ये वैल्यू आती है, इट मीन्स आर रेडियस की जो वैल्यू है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक बार इसी में यहीं पर कर देते, ठीक है। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, क्विकली मैं आपको बताऊंगा। So yeah, question number 5. The nucleus of atom has Z protons which are uniformly distributed inside the nucleus. ठीक है, हमें पता है ये बात कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक जगह पर नहीं होते, वो न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
of radius capital R, and the potential distribution, the radial potential distribution is given as, radial potential की फॉर्म दे रखी है हमें VR. Find the perturbation potential and obtain the energy shift in the 2s state due to nuclear charge distribution. The wave function of the ground state is given as. तो बेसिकली परटर्बेशन का क्वेश्चन है. देखो हमारे पास दो पोटेंशियल गिवन है. ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पोटेंशियल गिवन है लेट्स से V1 एंड न्यूक्लियस के आउटसाइड पोटेंशियल गिवन है V2. तो पहली बात तो हम अपना परटर्बेशन पोटेंशियल निकालेंगे V प्राइम विच विल बी द डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2. फाइन. जब हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा एंड हमारे पास वेव फंक्शन है तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आप कैसे निकालते थे गाइज. एक मिनट, सॉरी गाइज. सो कहाँ पर थे हम हाँ मैंने आपको बता रहा था कि दो पोटेंशियल आपके पास गिवन है, आप परटर्बेशन पोटेंशियल निकाल लोगे विच इज विद डेल्टा वी. अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकालते थे रिकॉल करो. इज साई परटर्बेशन पोटेंशियल बीच में एंड ऐसे, दिस टर्म विल गिव मी दी एनर्जी करेक्शन. ठीक है. सो करते हैं इसको एंड हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है. ठीक है. ठीक है. तो परटर्बेशन पहले अपना पोटेंशियल लिख लेते हैं जो गिवन है. वी आर इज माइनस जेड ई स्क्वायर. ये जो क्वेश्चन में जस्ट गिवन है वो लिख रहा हूँ. ठीक है. कंफर्म करने दो. हाँ माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब 3r square minus r square small r square when your r is less than or basically 0 से r के बीच में, मतलब inside nucleus. This means inside nucleus. ठीक है. and minus z e square upon 4 pi epsilon r for outside nucleus. ये सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं कि आउटसाइड न्यूक्लियस वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. सो दिस इज सिंपली k q1 q2 बाय r. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं डेल्टा v निकालते हैं. ठीक है. एंड एक और चीज हमें गिवन है वेव फंक्शन. सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दिया हुआ है हमें साई ऑफ स्टेट 2s z अपॉन 2a0 पावर 3/2 z अपॉन 2a0 3/2 2 माइनस zr अपॉन a0 2 माइनस zr अपॉन a0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2r अपॉन a0 2r अपॉन सॉरी नॉट 2r zr अपॉन a0 exponential minus zr upon 2a. So our first target is to calculate the difference in potential. ठीक है. So difference in potential means delta v or you call it v prime, the perturbation potential. इसी को हम perturbation potential बोलते हैं. So v prime is simply the difference of these two. So difference में लिखो फर्स्ट टर्म लिखो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सॉरी नॉट 4 पाई 8 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट पोटेंशियल. माइनस करना है सेकंड पोटेंशियल तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स स्मॉल r. कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसमें से. सो कॉमन आएगा आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन 2r
प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मैंने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन आर कैपिटल आर क्यूब। तो आपके पास परटर्बेशन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज गिवन एज, सो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन is given as डेल्टा ई 1 से डिनोट करते हैं, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो इट इज सिंपली साई स्टार वी प्राइम साई, ठीक है। एंड इसको अगर कंटिन्यूस स्पेस में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, सो देखो साई हमारा ये रहा, साई को मैं एक बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखो जब आप साई स्टार करोगे, देखो साई के अंदर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, तो जब आप साई स्टार एंड साई दे बोथ आर सेम, जब आप इसको कंटिन्यूस स्पेस में करोगे तो पहली बात तो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। साई स्टार एंड साई बोथ आर सेम, तो सिंपली इन टर्म्स का स्क्वायर करना है, तो इट बिकम्स z अपॉन 2a0, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 बच जाएगा सिर्फ, देन 2 माइनस जेड आर अपॉन a0, इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, एंड जब इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2zr अपॉन 2a0, तो 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब आएगी अपनी पोटेंशियल टर्म, तो पोटेंशियल टर्म में देखो माइनस है, तो माइनस साइन बाहर आ गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ब्रैकेट में लिखोगे -3 अपॉन 2r प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर -1 अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। एंड लास्ट में आप लिखोगे वॉल्यूम टर्म, सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना कंटिन्यूस स्पेस में ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर एक एक्सप्रेशन का यूज करना है कि आपका जो r अपॉन a0 है, r अपॉन a0 इज मच मच लेस देन 1, तो 2 माइनस जेड आर अपॉन a0 मीन्स ये वाली टर्म, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म ऑलमोस्ट 0 है, लेस देन 1 मीन्स वी कैन कंसिडर इट टू बी 0, सो ये इक्वल टू 4 है, इसकी जगह पे हम 4 यूज करेंगे, एंड जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन a0, यहाँ पर भी r अपॉन a0 है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1 तो किसके इक्वल होता है, सिंपली 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन सब तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करना है अपने इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमारा डेल्टा E1 कितना आएगा, देखो डेल्टा E1 कितना आएगा, z अपॉन, देखो एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, z अपॉन 2a0 क्यूब, ठीक है, z अपॉन 2a0 क्यूब। यहाँ पे जब वॉल्यूम एलिमेंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करोगे तो आपके पास आएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो इस टर्म को हमने किसके इक्वल लिखा था, 4 के इक्वल, तो ये 4 भी मैं बाहर लिख रहा हूँ, सो 4 इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जितनी भी टर्म्स है r डिपेंडेंट टर्म्स हैं तो 2r प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर -1 अपॉन स्मॉल r कैपिटल R क्यूब, एंड वॉल्यूम एलिमेंट को मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के लिए बोला था, तो किसके लिखेंगे, स्मॉल r स्क्वायर dr
साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब यार सिंपल सी एक चीज करनी है। देखो फाई इस टर्म का मैं बता देता हूँ, साइन थीटा डी फाई, इस टर्म का तो पता है आपको 4 पाई आता है, तो 4 पाई को बाहर लिख लोगे, सिर्फ अंदर जितनी भी आर की टर्म्स है उनको इंटीग्रेट करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम और वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, आपको इंटीग्रेशन पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दो इंटीग्रेशन आएंगे, आर आर सेपरेट कर लेना, एक I1 एंड I2, दोनों को इस ब्रैकेट के अंदर रखोगे एंड मल्टीप्लाई करना है। सो डेल्टा E1 विल बी, मैं कुछ लास्ट के स्टेप्स लिख रहा हूँ, 2A0 क्यूब टाइम्स 4 टाइम्स ये 4 पाई, 4 पाई कहाँ से आएगा, मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन। एंड जब आप अंदर की ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 10 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, चेक कर लेना, प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन। दोनों टर्म सेम है तो एलसीएम ले लेना, तो आपके पास डेल्टा E1 विल बी z अपॉन 2A0 इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 पाई, दोनों टर्म को ऐड करोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 40, तो 40 एलसीएम लोगे तो ऊपर सिर्फ बचेगा आपके पास जेड ई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन। पाई ही कैंसिल होगा। ठीक है, जेड की टर्म्स तो ऐड हो जाएंगी, सो दिस विल बी जेड की पावर 4 ई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, एंड नीचे आपके पास आएगा 20, ये सब काट लेना। ठीक है यार, 4 इसको काटोगे 10 आएगा, ब्रैकेट 8 आएगा यहाँ पे, 4 से इसको काटोगे 2 आएगा, 10 टू ज 20 एप्सिलॉन ए नोट स्क्वायर या ए नोट क्यूब, ये आपके पास एनर्जी करेक्शन आ गया। ठीक है, क्विकली पार्ट 2 देख लेते हैं, लास्ट पार्ट। इफ वी कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम एंड कन्वर्ट इट टू म्यूनिक एटम। देखो हाइड्रोजन एटम और म्यूनिक एटम में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन सेंटर में होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, दिस इज हाइड्रोजन एटम। इफ बाय सम एक्सटर्नल सोर्स हम अपने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दें एक पार्टिकल से, पाई पार्टिकल से, ठीक है, मीन्स एक प्रोटॉन एंड उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन नहीं एक पाई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो उस टाइप के एटम को हम बोलते हैं म्यूनिक एटम, जहाँ पे हम एटम इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देते हैं जस्ट। ठीक है, सो उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ द एनर्जी ऑफ 2s म्यूनिक लेवल विल चेंज व्हेन द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड। ठीक है, मीन्स हमने जो ये एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट किया है ये कितना चेंज हो जाएगा हमें वो बताना है, इफ वी कंसिडर म्यूनिक एटम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो बोहर रेडियस हमारी जो होती है, बोहर रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स द मास ऑफ द पार्टिकल, हमें पता है। ठीक है, यानी जो बोहर रेडियस होती है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम अपना बोहर रेडियस निकाल लें अपने म्यूनिक एटम का, तो इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ म्यूनिक एटम, एंड ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, बोहर रेडियस के। सो A0, एंड बोहर रेडियस में हमारे पास पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सो ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया कि जो बोहर रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/m के, एंड म्यूनिक एटम के केस में वो अपने मास के प्रोपोर्शनल होगा एंड प्रोपोर्शनल टू बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड H एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है तो ये बोहर। ठीक है, सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे एनर्जी करेक्शन टर्म जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है,
यहाँ पर कि जो एनर्जी करेक्शन है डेल्टा ई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो म्यूनिक एटम के केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a म्यू. इज इट फाइन? सो delta E for म्यूनिक atom is 1/, ये कह लो proportional to a mu, or you can say it is proportional to a mu की जगह ये रखोगे. So mass of म्यूनिक atom upon, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी है. सो इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैं ये पूरी चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो डेल्टा ई ऑफ म्यूनिक एटम इज इक्वल टू जेड ई जेड पावर 4 ई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 10 टाइम्स एप्सिलॉन A0, ये कह लो अपना A0, यहाँ पर लिखो आप A0 क्यूब एंड m म्यू अपॉन, क्योंकि ये क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना, सॉरी क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो इसका क्यूब हो जाएगा एंड इस क्वांटिटी का भी क्यूब हो जाएगा. तो A0 क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड m म्यू अपॉन m ई क्यूब यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. सो अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करो, इसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, दिस इज डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड हमें पता है कि जो मास ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मास ऑफ म्यूनिक एटम होता है इट इज 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इतना टाइम्स हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर पुट करोगे तो दिस टर्म डेल्टा ई फॉर म्यूनिक एटम comes out to be approximately 207, क्योंकि m म्यू अपॉन m ई कितना है 207, तो 207 का क्यूब. एंड ये टर्म को हमने रेशियो लेके कैलकुलेट कर लिया, मतलब क्या कहते हैं उसे कैंसिल कर दिया. ठीक है. सो 207 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर मैंने, ये तो था म्यूनिक एटम का, हाइड्रोजन एटम का ऊपर लिखा हुआ है ये. तो जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो सिर्फ यही टर्म बचेगी ना, m म्यू अपॉन m ई. ये टर्म तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. तो इसका क्यूब कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 8.9 इंटू 10⁶. तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया. कि अगर आप म्यूनिक एटम कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका एनर्जी लेवल में शिफ्ट कितना आएगा, या आपका हाउ द एनर्जी ऑफ 2s म्यूनिक लेवल विल बी चेंज. तो कितना चेंज हो जाएगा? ऑलमोस्ट 8.9 इंटू 10⁶ टाइम्स एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन केस. ठीक है. सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी गाइस उसके लिए, बट आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे. ठीक है. थोड़ा पार्ट मैंने होमवर्क छोड़ा है आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर लो. इंटीग्रेशन पार्ट, जो फिजिक्स का पार्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. एंड अभी कुछ आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय.